हाय गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम सोनाली, वेलकम टू स्टडी लवर सोना। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी, अपने फैमिली और सेहत का ध्यान ख्याल और अच्छे से रख रहे होंगे। पैन हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि फीचर्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, मीन्स जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो जो हमारा संविधान है वो भारत का जो है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा जो संविधान है वो भारत का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हम लोग आर्टिकल्स देखे थे, पार्ट्स देखे थे। कितने आर्टिकल्स हैं टोटल प्रेजेंट में? तो 395। और आर्ट्स पार्ट्स जो है वो 22 है और शेड्यूल्स 8 है। पहले कितने थे? 1949 में कितने आर्टिकल्स थे? तो 395। अभी वैसे 400 टोटल हो चुका है, क्योंकि आर्टिकल्स के अंदर भी सब आर्टिकल्स होते हैं। और पार्ट्स 25 पहले थे और शेड्यूल्स जो थे वो 12 थे। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। और फिर हम लोग देखे थे कि जो संविधान है वो इतना लंबा क्यों बनाया गया था, क्या रीजंस रहे थे। तो इसके जो है 4 रीजंस रहे थे। पहला है जोग्राफिकल रीजंस, इंडियाज़ एक्सपेंशंस एंड डाइवर्सिटी था। दूसरा था इफ़ेक्ट ऑफ एक्ट 1935। और तीसरा था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द सेंटर एंड द स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है उसको छोड़कर सभी केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान बनाया गया था। तो ये सब हमारा था बनाने, एक हमारा भारत का संविधान जो बड़ा बना था, विस्तृत बना था, वो इसके रीज़न थे। और ये लिया कहाँ से गया था? जो अमेरिका से लिया गया था। आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट्स है, वो अमेरिका से लिया गया था। और डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी हम लोग मैप में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। डीपीएसपी जो है वो कहाँ से लिया गया था? तो वो आयरलैंड से लिया गया था। और राजनीतिक भाग जो है वो संघीय सरकार का जो सिद्धांत है, कार्यपालिका और विधायिका का जो संबंध है, वो सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। हाँ, फिर उसके बाद है संविधान के अन्य प्रावधान जो थे वो कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर। यूएसएसआर जो है वो रूस कब बना था, उनसे कितने कितने देश अलग हुए थे, ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। फ्रांस से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जापान से लिया गया। मैप में हम लोग देखे थे कि अफ्रीका कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहाँ है। ये सब हम लोग देख चुके थे पिछले पिछले क्लास में। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, पॉज करके उनको फिर से लिख लेंगे। और आगे जो भी डाउट्स हो, समझ में नहीं आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को और सुधार करके ला सकूं। ठीक है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 था, वो हम लोग देखे थे, जिसमें कि संघ व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम होते हैं, न्यायपालिका, जुडिशरी, राज्यपाल, गवर्नर, आपातकालीन इमरजेंसी पावर है, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, अधिकतर प्रशासन जो थी, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी, ये सब लिया गया था। फिर संविधान जो था वो कठोर है, लचीला है। तो कठोर कहाँ का संविधान है? वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा कठोर है, रिजिड है। मीन्स उसको जो है संशोधन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया लाया जाता है। फिर जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका ब्रिटेन का है। और भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ना तो फ्लेक्सिबल है और ना ही रिजिड है। ये हम लोग देखे थे। उसके बाद संसद में जो विशेष बहुमत होती है। फिर कुछ राज्य के आधे से अधिक राज्य के कुल विधेयक किसी विधेयक को पास करने के लिए, बिल को पास करने के लिए राज्य के कुल आधे से अधिक अनुमोदन की ज़रूरत पड़ती है। फिर जो है हमारा संविधान जो है वो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी दिखाता है। मीन्स फेडरल सिस्टम विथ अ यूनिटरी सो डैट एंड इंक्लिनेशन दिखाया। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। उसके बाद सरकार जो है, सरकार की संसदीय रूप कैसी है, पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सब हम लोग देखे थे कि जो जो भी आपका ये राष्ट्रपति है वो एक वास्तविक है या नाम मात्र है। तो हमारा राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ एक नाम मात्र का बना हुआ है, कार्यपालिका की उपस्थिति में होता है। फिर जो भी आती है पार्टीज, वो बहुमत वाला दल जो बनता है वही सरकार बनाती है। विधायिका के सामने जो कार्यपालिका होती है उसकी जवाबदेही होती है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग आज जो है एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों को आज क्या डिस्कस करना है। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ है,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये सब एक छोटा छोटा सा टॉपिक है जो कि विशेषताएं हैं संविधान के। बट हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर मिलेगा आपको, ठीक है। डीपीएसपी का चैप्टर है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फिर है सिंगल सिटीजनशिप्स है, इंडिपेंडेंस बॉडी है, फिर इमरजेंसी प्रोविजंस है, 3 टायर्स गवर्नमेंट है, मतलब त्रिस्तरीय सरकार थी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसमें कितने मौलिक अधिकार होते हैं। पहले मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे, ठीक है, पहले 7 थे, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम हम 301 के तहत जो है उसको जोड़ा गया था। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम को अमेंडमेंट कर करके इसको हटा करके 300A में जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट्स को। फिर डीपीएसपी है जो कि इसके ये पार्ट 4 में आता है, ये पार्ट 4 में आते हैं। और ये इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सामाजिक है, गांधीवादी है और उदारवादी है। इसके कार्य क्या है और डीपीएसपी का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया था, ये सब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है ए सेकुलर स्टेट है, फिर है सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, 3 टायर गवर्नमेंट है। पार्ट 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स को जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है पता है? मैग्ना कार्टा जो है वो फ्रांस में एक जगह का नाम है। तो ये जो है आपका पार्ट 3 में समानता का अधिकार देता है, मीन्स राइट टू इक्वलिटी, समान, सभी लोगों को सम्मान का अधिकार है। 14 से 18 के बीच ये आता है, 14 से 18 में आपका समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 में जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका आर्टिकल्स 23 से 24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल्स 25 में, 25 से 28 में। फिर है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में। और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल्स 32 में। इसका उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार जो है इसका उद्देश्य ये है कि राजनीतिक लोकतंत्र जो है, राजनीतिक लोकतंत्र है उसके ऊपर ये अंकुश लगाता है। मीन्स जो राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसकी भावना को ये प्रोत्साहन देता है। और जो कार्यपालिका और विधायिका है वो मनमाने तरीके से काम ना कर सके, उसके ऊपर ये एक निरोधक की तरह काम करता है। मीन्स कंट्रोल लगाया जाता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट मनमाने तरीके से काम कर रही है तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। अगर हम लोगों को आर्टिकल्स 19 नहीं दिया गया होता, अगर हम लोगों को 19 नहीं दिया गया था तो हम लोग सरकार को रोक टोक नहीं कर पाते, उसके लिए जो विरुद्ध आंदोलन करते हैं वो हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये सब रोकने के लिए ही अधिकार को लाया गया है। आर्टिकल्स 19 में ये कहा गया है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, धर्म की जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब इस स्थिति में हम लोग न्यायालय के माध्यम से लागू कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वहाँ से वो अधिकार जो है उसके रक्षा करने के लिए वो अधिकार का रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग। हालांकि ये जितनी भी मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार है उसकी कुछ लिमिट्स भी है, इसके कुछ लिमिट्स भी है। अगर हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है तो उसकी कुछ लिमिट्स भी है, उसकी कुछ सीमाएं भी दी जाती है, ठीक है, उसकी कुछ सीमाएं भी दी जाती है। तो इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, इसके दायरे होते हैं, लेकिन ये जो होता है ना ये परिवर्तन नहीं होता है। और फिर ये जब संसद में संशोधन किया जाता है तो ये संशोधन कर करके इसके अधिकार को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है और इनमें कुछ कटौतियां भी किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद जो आर्टिकल से आपका 20 से 21 के द्वारा अधिकार को छोड़कर जब आपातकाल हमारे राज्य में जब आपातकाल लगता है, जब इमरजेंसी लगती है, तब उस समय सारे अधिकार जो होते हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ 20 और 21 अधिकार जो होता है हमारा स्थगित नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में है आपका
शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब आपका शोषण हो तो आप शोषण के विरुद्ध अधिकार में बोल सकते हैं। फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, आपके धर्म या धरोहर को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। फिर संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, आपको शिक्षा का भी अधिकार है, मीन्स जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री में गवर्नमेंट शिक्षा प्रोवाइड करवाती है। फिर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका एम क्या है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का एम क्या है, तो इसका एम यह है कि ये राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करता है। जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको ये प्रोत्साहन करेगा। फिर कार्यपालिका और विधायिका के जो मनमाने ढंग से उनका जो कानून होता है उनके ऊपर ये निरोधक की तरह काम करता है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि DPSP कहलाता है, ये पार्ट 4 में आता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सामाजिक है, सोशल है, गांधीवादी है, गांधीयन है, फिर लिबरल, फिर है आपका उदारवैदिक है। इसके कार्य क्या होते हैं, सामाजिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के काम क्या होते हैं, इसका वर्क जो होता है वो समाज व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। जो समाज होते हैं उनको बढ़ावा देना और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। मीन्स जो सरकार होती है वो अपने मन से कार्य करती तो है ही, बट ये DPSP जो है उनको एक मार्ग दिखाती है, उनको राह दिखाती है। कोई भी सरकार DPSP मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन बस उसको जो है एक साइड में रख सकते हैं ताकि ये उनको हेल्पफुल करे आगे कोई भी योजना लाने में। DPSP का एम क्या है, DPSP जो है उसका एम क्या है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका एम जो है ना, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ये क्या करता है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। मौलिक अधिकार की तरह इसे कानून के रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर DPSP का हनन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, और ना ही इनका हनन होने पर आप कहीं आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, ये पहली बार कब आया था, तो मिनर्वा मिल्स मामले जो है 1980 में आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो भारतीय संविधान का नींव जो है वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उनको ये संतुलित करता है। ठीक है, तो उस समय जो है ये लाया गया था। और फिर उसके बाद में ये इसमें DPSP में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनके अनुसार ये कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची की विशेषता है। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अनुसूची कितनी है और आर्टिकल्स कितने हैं और पार्ट्स कितने हैं। तो ये आप लोग जो है पीछे वाले क्लास में देख लेंगे कि अनुसूची 8 में जो है वो क्या कहा गया है। तो ये जो है आपका भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता होता है, और इसका उल्लेख जो है भारत के चौथे भाग में किया गया है। इस तरीके से ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसका एम हम लोग देख लिए, फिर उद्देश्य क्या है और ये किस मामले में आया था ये भी हम लोगों ने देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर हम लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है तो मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। तो वो मौलिक कर्तव्य क्या है, तो मौलिक कर्तव्य में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, लेकिन मौलिक कर्तव्य को नहीं उल्लेख किया गया है। ये लाया कब गया था, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को संशोधन करके इसको जो है लाया गया था, जब हमारे भारत में इंदिरा गांधी के समय 1975 से में लगी हुई थी आपातकालीन, उसके दौरान ही इसको शामिल किया गया था। फिर ये जो है 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ये आर्टिकल्स 51A में आता है, जो ये देता है कि संविधान जो है उसकी ये रक्षा करता है। उसके बाद फिर है आपका राष्ट्र ध्वज है, हमारा नेशनल फ्लैग है, उसकी हम लोग इज्जत करेंगे। उसको कहीं भी सबके सामने में उसको जला देना, उसको फाड़ देना, उसको कहीं भी नीचे ज़मीन पे लिटा दिए हैं, तो ये जो है उनका अपमान नहीं करना। जो नेशनल फ्लैग उनका अपमान नहीं करना। जो राष्ट्रगान है, अगर कहीं राष्ट्रगान बज रहा है या सुन रहे हैं तो आपको तुरंत एक
एक स्ट्रीट में खड़ा हो जाना है, तो वो बैठे नहीं रहना है और सीधे में रहना है। तो ये सब जो है आपका राष्ट्रगान की इज़्ज़त करना, आदर करना है। फिर है राष्ट्र की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये सब जो है आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। मौलिक कर्तव्य में और भी कहा गया है कि जो हमें हमें जो अधिकार का इस्तेमाल करते समय ये याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिक के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी निभाया जाता है। नीति निर्देशक तत्व की तरह मौलिक कर्तव्य को भी कानून के रूप में लागू नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ये फंडामेंटल राइट्स को ही ये संविधान में लागू किया गया है। डीपीएसपी जो है उसको भी लागू नहीं किया गया है और ना ही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू किया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य में आपका एक और भी कर्तव्य बनता है कि जो भी महिलाएं हैं उनकी इज्जत करना, किसी के व्यक्तित्व की पवित्रता को बनाए रखना, उसके ऊपर कोई लांछन न लगाना, इस तरीके का भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। ये मौलिक कर्तव्य एक चैप्टर है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा जो संविधान है वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक पार्टिकुलर जात को नहीं देखा जाता है, ना ही धर्म को देखा जाता है। यहाँ पे भारत में सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी को बराबर अधिकार और सम्मान दिया गया है। सभी को अपने धर्म की रक्षा, अपने धरोहर की रक्षा करने की अधिकार दिया गया है। तो संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें जो है कहा गया है कि सार्वभौम मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट वोट जो है। फिर है जो आपका ऐसी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि मतदान करने का उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो है इसको संशोधन करके किया गया था। जो 21 साल की उम्र में उस समय वोट दिया जाता था, फिर इसको संशोधन करके 18 कर दिया गया है। एकल नागरिकता में सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय संविधान जो है आपका फेडरल में संघीय है। क्या है? संघीय। और इसके दो लक्षण होते हैं, जो एकल होता है और एक संघीय प्रतिनिधित्व तत्व होते हैं। अमेरिका में जो है वो दो प्रकार की नागरिकता होती है, एक राष्ट्र का नागरिकता होता है लेकिन एक राज्य का नागरिकता होता है। कभी आप सुने हैं कि भारत में राज्य का अलग नागरिकता मिलेगा और भारत जो है उसका अलग नागरिकता मिलेगा। जैसे बिहार राज्य से हूँ मैं, तो क्या बिहार राज्य का अलग नागरिकता है, यूपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, पंजाब का अलग है, गुजरात का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है। तो सबका अलग अलग संविधान है? नहीं ना। सबका अलग अलग नागरिकता है, सिटीजनशिप है? नहीं ना। तो सब क्या है? एक ही है। उसी तरीके से हमारा जो ये नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। उसी तरीके से अमेरिका में जो है वो भारतीय मतलब इस अमेरिकी नहीं होते, उनका राज्य का अलग नागरिकता मिलेगा और जो अमेरिका में रह रहे हैं वो अमेरिका का अलग से नागरिकता मिलेगा। तो वहाँ पे दो नागरिकता है, तो जिसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। मीन्स अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न तो केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसीलिए अधिकार को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला तो राष्ट्रीय होता है, दूसरा जो है वो राज्य सरकार होता है। लेकिन भारत में क्या है कि नागरिक को चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हो या रहता हो या फिर संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है सिवाय कुछ मामलों में, जैसे कि जनजातीय क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर। पहले तो जम्मू कश्मीर में भी जो है अलग से नागरिकता थी, मतलब वहाँ पे दोहरी नागरिकता थी। तो 370 जब हटाया गया था, अब वहाँ पे भी भारतीय लोगों की नागरिकता हो गई, एक ही नागरिकता हो गया है जम्मू कश्मीर में भी। ठीक है। सभी नागरिक के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकार के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और नृजातीय विवाद जो होते रहते हैं, तो ये सब जो है आपका कम किया गया है। क्योंकि पहले जो है जब जातिवादी भेद किया जाता था, अम्बेडकर के समय, अम्बेडकर को जो है घड़ा में जो पानी होता है वो पीने से उनको मना किया गया था। जब वो पी लिए तो घड़ा को फोड़ दिया गया था, जो छुआछूत माना जाता था। तो ये सब जो है ख़त्म हो गया आपका किस आर्टिकल्स के तहत? तो आर्टिकल 17 जो है आपका, आर्टिकल 17 जो है इसके तहत आप छुआछूत को ख़त्म करते हैं, भेदभाव जो है ख़त्म किया गया है। ठीक है। संविधान के जो निर्माता हैं वो एक एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखे थे वो पूरी तरीके से अभी भी सच नहीं हो पाया है।
ऐसे बोल सकते हैं कि संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष जुड़ा गया, लेकिन आज भी मैं ऐसा देखती हूँ कि धर्मनिरपेक्ष आज नहीं है। वोट भी अगर कोई देने जाता है, अगर कोई वोट देता है तो वो जाति पाति के नाम पे देता है, अरे ये यादव जी है, अरे ये जारा राजपूत है, अरे ये वो है। मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रही हूँ, आप लोग अपने पे नहीं लेंगे। मैं बस बता रही हूँ कि आज भी मतलब कोई वोट होता है तो वो जातिवादी की भावना से होता है। आप लोग ये क्यों नहीं देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है? काम के ऊपर अगर वोट देंगे ना आप लोग, काम के ऊपर अगर आप वोट देंगे तो आप अपनी एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं, और आपको राइट है कि आप अपना सरकार स्वयं चुने, खुद चुने, ठीक है। लेकिन आज भी देश में जातिवादी की भावना नहीं गई है। अगर कोई साफ सफाई का काम कर रहा है तो उसको डोम कह दिया जाता है, मीन्स आप आम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो छोटी जाति का आदमी है और उनसे परहेज किया जाता है, जातिवादी भेदभाव किया जाता है। अगर कोई ऊंचे जाति का लोग है तो उसे बड़ी सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए। अभी जातिवादी की भावना जितना कम होती जाएगी उतना एकता बढ़ेगा। अगर हमारे राज्य में, राज्य से पूरे देश में अगर एकता बढ़ेगा तो किसी भी पड़ोसी देश की मिसाल नहीं है कि वो हमें आँख उठा के देखे। यह आपका ये पाकिस्तान हो गया, या फिर आपका चीन हो गया, या फिर आपका कोई सा भी देश हो, वो कभी भी हमारे भारत को आँख उठा के नहीं देखेगा। अगर हम लोग खुद में ही हमेशा लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बाहर ही आएगा, हमारा लाभ उठाएगा और वो सोचेगा कि ये लोग अपने खुद में ही आपस में लड़ता करता है, तो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाया जाए। यही फ़ायदा उठाया था ना अंग्रेज के ज़माने। तो हमारे देश में आज भी जो है जातिवादी भेदभाव किया जाता है। ये उनका सपना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो अभी तक सच नहीं हो पाया, ना पूरा हो पाया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। स्वतंत्र निकाय मीन्स इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी जो होती है वो क्या होती है? जैसे आपका चुनाव आयोग जो होता है, चुनाव आयोग खुद जो है वो चुनाव करवाती है। किसका किसका करवाती है? तो संसद का करवाती है, राज्य विधानसभा का करवाती है, भारत के राष्ट्रपति का करवाती है, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कराती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाती है। तो उनके ऊपर जो है उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जा सकता है, ना ही उनको प्रेशराइज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ लिखा गया है। और पॉलिटिक्स में तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रेशराइज उनको किया ही जाता है कि आप ये बॉडी को मतलब इस को जिताया जा सके, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये सब जो होती है आपका, ये एक स्वतंत्र बॉडी होती है, मीन्स इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जाता। जैसे कि राज्य और केंद्र सरकार है आपका, ये राज्य और केंद्र सरकार में जो होते हैं महालेखाकार होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के होते हैं, ठीक है। वो जनता का जो खाता होता है, उनका लेखा जोखा जो होता है वो उसका देख रेख करते हैं। मीन्स ये हो गया, ये जो संसद होते हैं, जो आपका राज्य सरकार है, उनके खातों को देख रेख करते हैं। भारत का वह नियंत्रक और महालेखाकार होते हैं। ये जनता का जो पैसा होता है उनके संरक्षक, मीन्स उनके रक्षा करते हैं, और सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की जो वैधानिकता है उनके ऊपर ये उचित करके वो टिप्पणी करते हैं, ठीक है। मीन्स वो अपने तरफ से वो जो है हिंट्स देते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है आपका संघ लोक सेवा आयोग जो है, ये अखिल भारतीय सेवा के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भी भर्ती परीक्षा का आयोजन करती है। जो यूपीएससी का परीक्षा का जो आयोजन होता है वो कौन करता है? तो वो भी जो है आपका स्वतंत्र निकाय में इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। वो उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है। जो आपका एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम में भी मतलब चीट वगैरह करवाना ये सब नहीं होता है। बहुत ही इंडिया का जो टॉप लेवल होता है वो सबसे टॉप लेवल आपका एग्ज़ाम होता है। सबसे ही मतलब एक अच्छा देखा जाए तो वो एग्ज़ाम आपका यूपीएससी लेवल का होता है। तो उसकी भी ये जो है ये स्वतंत्र बॉडी होती है। फिर दूसरा है आपका राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका जो होता है काम जो होता है हर राज्य में सेवाओं के लिए भर्ती करना, उनकी परीक्षा का आयोजन करना, और फिर अनुशासनात्मक जो होता है मीन्स डिसिप्लिन में उन राज्यपाल होते हैं उनकी वो सलाह लेती है। तो राज्यपाल का सलाह लेती है, तो हर राज्य में अलग अलग पोस्ट, अलग अलग मीन्स वैकेंसी जो निकलती है, उसकी जो वैकेंसी होती है वो अलग अलग होती है। वो कौन कितना राज्य वैकेंसी निकाल रहा है वो अपने राज्य के अनुसार वैकेंसी निकालता है। फिर विभिन्न जितने भी प्रावधान होते हैं वो सब में इसकी कार्यकाल की सुरक्षा करना, फिर जो है निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारत विभिन्न व्यय करता है, ये सब का लेखा जोखा कौन कर सकता है? तो महालेखाकार करते हैं। ये सब आपका इसमें देखा गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका आपातकालीन मीन्स इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकाल की स्थिति जो है भारत संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधान है।
सॉरी, मैं आज ना इसको इंग्लिश में थोड़ा सा नहीं लिख पाई क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था। तो इसको जो है मैं हिंदी में ही लिखी हूँ, बट मैं दोनों लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ये जो आपातकालीन है, इसकी स्थिति जो है वो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद प्रावधान है। आपातकालीन लगाया जाता है, बट आपातकालीन किसी भी राज्य में लगाना इतना भी आसान नहीं है। इसको लगाने की सबसे पहले लोकसभा में बिल जो है लाया जाता है, वहाँ पे संसद में रखा जाता है कि यहाँ इस राज्य में लगाया। अच्छा, जो आपका आपातकाल है वो लगाया क्यों जाता है? वो तब लगाया जाता है, इसमें जो है दो तीन कारण होते हैं लगाने का। पहला है कि जो राज्य है वहाँ की जो पार्टीज है वो अगर अपना बहुमत मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, तब वहाँ पे आपातकाल लगाया जाता है। या कोई अंदर में आपका मतलब गृह युद्ध हो, तब लगाया जाता है। ठीक है, इन सब कारणों से निपटने के लिए जो है भारत में राष्ट्रपति के लिए आपातकाल का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान जो है संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? तो ये जो आपातकाल जो लगाया जाता है, इमरजेंसी जो लगाया जाता है, तो इसको संविधान में जो लाया गया था, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा, संविधान एवं देशों के लोकतंत्र की जो ढांचा है उसका सुरक्षा करना। ठीक है, संविधान में इसको परिभाषित किया गया है। आपातकाल को संविधान में परिभाषित किया गया है। आपातकाल जो होते हैं, ये जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, राज्य आपातकाल भी लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल हमारे भारत में अभी तक नहीं लगा है। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, किस आर्टिकल्स के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है? तो राज्य में जो आपातकाल लगती है वो 356 के तहत लगता है, और केंद्र में जो आपातकाल लगती है वो 365 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 के तहत लगाया जाता है। आपातकाल के दौरान जो होता है ना, देश का पूरी सत्ता वो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है, और राज्य जो है केंद्र के नियंत्रण में चला जाता है। संविधान संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। मीन्स ऐसे तो संविधान का संशोधन करते हैं तब जा कर के वो संघीय से एकात्मक होता है, लेकिन जैसे ही आपातकाल लगती है, आपातकाल लगते ही संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय समान परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान का एक अद्वितीय विशेषता रहा है। फिर आपका जो है वो त्रिस्तरीय सरकार है, मीन्स थ्री टायर गवर्नमेंट जो है आपका वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत लाया गया था, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। ये जो है ना तीन स्तर का सरकार है। तीन स्तर का सरकार कहने का मतलब ये हो गया कि नगर हो गया, नगर निगम हो गया, आपका पंचायत हो गया, और फिर नगर पालिका हो गया। ये आपका तीन स्तर का सरकार होता है। इसका प्रावधान जो है विश्व के किसी भी संविधान में नहीं किया गया है। ये भाग 9वें एवं नई अनुसूची 11वीं में जोड़ा गया। आप जाकर 11वीं अनुसूची में देखेंगे, उसमें नगर पालिका और नगर निगम के बारे में बताया गया है। ये जोड़ करके वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायत के संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है, और ये 9वीं सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़ करके नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है ना ये शहरी स्थानीय सरकारें होती है। फिर उसके बाद में आप लोग आगे जा कर के आर्टिकल्स को धीरे धीरे याद करेंगे। जो पार्ट्स मैं बताई हूँ वो पार्ट्स जो है 8 पार्ट्स है, वो याद कर लेंगे। शेड्यूल्स जो है शेड्यूल्स को भी याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपका चैप्टर्स जो है 2-3 पॉइंट और रह गया है, जैसे कि संविधान की आलोचना किया गया है। आप कितना भी अच्छा काम लें, उसका थोड़ा सा आलोचना करना ही करना है। सब लोग करते हैं, हर लोग आपको अच्छा नहीं कह सकता है। आप कितनी भी अच्छे काम कर ले, उसी तरीके से संविधान को कितना भी अच्छा बना लिया जाए, तो संविधान का भी आलोचना किया गया था। तो क्या क्या इसमें आलोचना में कहा गया? ये कहा गया था कि संविधान जो है वो संविधान उधार लिया गया है। फिर इसमें जो है 1935 अधिनियम का कार्बन कॉपी कर दिया गया है, और ये गांधीवादी से दूर संविधान है। इसमें महाकाय आकार ज़्यादा है, वकीलों का स्वर्ग मीन्स जो वकील थे उनकी इसमें वर्चस्व ज़्यादा है, इसलिए ये विवादित पूर्ण रहा था और बहुत ही जटिल रहा था। ये सब जो है आपका संविधान का आलोचना किया गया था, और ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो आप लोग थोड़े से ओवरव्यू ले करके पढ़ के रखेंगे ताकि आप लोग को समझने में और भी आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।